हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस यानी रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है वो है पदार्थ। पदार्थ क्या है यानी सब्सटेंस। तो दुनिया में उपस्थित वस्तुएं सभी क्या है, पदार्थ कहलाते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, स्टोन हो गया, फूड, इटीसी जितने भी हमारे दुनिया में उपस्थित, हमारे आसपास कह लीजिए उपस्थित हुए सभी क्या है, पदार्थ है। अब आती है एक एटम्स यानी परमाणु। परमाणु कहते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की सबसे छोटी जो कण होता है वही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु के बारे में कुछ जान लेते हैं। परमाणु एटम्स जो है वो डू नॉट प्रेजेंट इन एयर, ये आपको एयर में फ्रीली रूप से प्रेजेंट नहीं होता, ये हमारे वायुमंडल में नहीं प्रेजेंट होता है। हम आप इसको देख नहीं सकते हैं, नहीं महसूस कर सकते हैं। साथ ही यह जो है वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता, यानी ये रासायनिक समीकरण में भी भाग नहीं लेता है। अब कौन, परमाणु। अब आते हैं अणु के बारे में यानी मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो टू और मोर एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, यानी जब दो या दो से अधिक एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन के दो एटम्स मिला था, H2 का मॉलिक्यूल बनाया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम्स मिला तो H2O यानी वाटर का मॉलिक्यूल बनाया। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, O3, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखिए कुछ टर्म और है, जैसे अगर किसी एटम्स में मान लीजिए एक एटम है, अगर कोई भी एलिमेंट हो या चाहे पे मॉलिक्यूल हो, अगर जिसमें एक एटम्स होते हैं तो इसको हम लोग सिंगल एटमिक बोलते हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इसमें एक एटम्स होता है इसलिए इसको सिंगल एटमिक बोलते हैं, यानी एक परमाणु हिंदी में कह लीजिए। उसी तरह से जिसमें दो एटम्स होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, Cl2, ऑक्सीजन हो गया O2, हाइड्रोजन हो गया O2, इसमें दो एटम्स होते हैं इसलिए इसको डबल एटॉमिक बोलते हैं, यानी द्विपरमाणु। उसी तरह से मान लीजिए अगर जिसमें तीन एटम्स होंगे, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन होंगे, एल्युमिनियम होंगे, इसमें तीन एटम्स होते हैं तो इसको हम लोग ट्राई एटॉमिक बोलते हैं। अब एटम अणु के बारे में और जान लेते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में, इसका प्रॉपर्टी। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में कहता है कि यह फ्रीली प्रेजेंट नहीं होता है, ये हमारे वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं होता, से नहीं होता, स्वतंत्र रूप से नहीं होता, नहीं होता। साथ ही ये केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता, ये स्वतंत्र रूप से, सॉरी, ये स्वतंत्र रूप से फ्रीली प्रेजेंट ही नहीं, स्वतंत्र रूप से प्रेजेंट होता है। ये आपको एटम स्वतंत्र रूप से प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन ये आपको मॉलिक्यूल फ्रीली प्रेजेंट होता है हमारे किस में, वायुमंडल में। जबकि ये केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता, जबकि एटम्स जो है वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता, कौन, मॉलिक्यूल्स। तो ये दोनों डिफरेंस हो गया। अब आते हैं अगला टर्म हमारा यौगिक यानी कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, तो टू और मोर मॉलिक्यूल जब मिलता है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिला तो H2O का कंपाउंड बना दिया। जिस तरह से ये कुल कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना दिया। जिस तरह से कैल्शियम और ऑक्सीजन मिला तो कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, तो ये सभी कैल्शियम ऑक्साइड का क्या कंपाउंड बनाते हैं, सभी ये कंपाउंड हो गया। तो जब दो या दो से जब अधिक मॉलिक्यूल मिलता है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब हमारे आगे है, तो हम लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ अगर हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या होता है, सॉलिड, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस। तो जब ये इसको हीट किए तो हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए, यानी प्रोडक्ट। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया तो ये क्या हो गया, ये भी सॉलिड हो गया। उसी तरह से मान लीजिए हाइड्रोजन को जब हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो हम लोग को क्या मिला, सनलाइट के प्रेजेंट में तो 2HCl मिला है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड मिला। उसी तरह से जिंक को जब हाइड्रोजन सल्फेट के साथ करवाते हैं तो हम लोग को जिंक सल्फेट मिलता है।
उसी तरह से अगर कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। यानी केमिकल रिएक्शन को हम लोग अगर डिफाइन करें तो क्या कहता है कि तो टू और मोर सब्सटेंस रिएक्टेड विथ ईच अदर एंड मेड डिफरेंट क्वालिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब रिएक्ट करवाते हैं और वो एक नया डिफरेंट क्वालिटी का प्रोडक्ट या फिर सब्सटेंस बनाता है तो इसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने बताया पीछे कि मैग्नीशियम एक सॉलिड होता है जबकि ऑक्सीजन गैस है, तो जब इसको एयर के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये क्या होता है, ये भी आपका सॉलिड ही होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हुआ ना डिफरेंट क्वालिटी। उसी तरह से जैसे कैल्शियम सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, जब इसको एयर के प्रेजेंट में हम लोग करवाते हैं रिएक्शन तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है जिसको लाइम स्टोन बोला जाता है। उसी तरह से हाइड्रोजन गैस होता है, क्लोरीन गैस होता है, जब इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो 2HCl बनता है, यानी HCl जो कि एसिड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं तो ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो तो वैसे समझिए इन्हें, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन हो गया वो क्या हो गया, जब टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स रिएक्शन करके एक न्यू प्रोडक्ट, न्यू क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब अगला हमारा टॉपिक है केमिकल चेंज। तो देखिए हम आसपास बहुत सारा ऐसे परिवर्तन या चेंज देखते हैं, इसमें हम लोग सोचते हैं कि आखिर ये चेंज होता है ना केमिकल, कुछ कुछ केमिकल वैसे दो तरह का चेंज होता है, एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। तो हम लोग को यहाँ पे फिजिकल चेंज नहीं पढ़ना है, मेनली केमिकल चेंज ही पढ़ना है। तो केमिकल चेंज में कैसा होता है, जैसे बोल रहा है कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि दूध फट जाता है, तो वो क्यों फटता है, तो वो केमिकल चेंज की वजह से ही फटता है। फिर उस तरह से एन आयरन रोस्टेड टू हमिड एटमॉस्फेयर, है ना, यानी जो आर्द्र वातावरण है उसमें क्या होता है, लोहे को आप अधिक दिन तक छोड़ दीजिएगा तो उस पर जंग लग जाता है, तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। उसी तरह से ग्रेप्स ग्रेट फर्मेंटेड, यानी अंगूर का किण्वन होना यानी खराब होना। गर्मी के दिनों में देखा होगा कि अंगूर जो है वो क्या होता है, जल्दी खराब हो जाता है, तो वो भी क्या है आपका केमिकल रिएक्शन का ही आपका एग्जाम्पल है। साथ ही आगे है फूड इज कुक्ड, है ना, भोजन का पकना। भोजन का पकना उसमें भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में जो भी भोजन करते हैं उसका डाइजेस्ट होना यानी पचना, वो भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है ना। पचने में बहुत सारा चीज़ नहीं केमिकल्स जानते हैं, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो थोड़ा देर बाद में क्या होता है, खाना पचता है ना। फिर उस तरह से वी रिस्पायर, मतलब श्वसन क्रिया हमारे जो होता है, श्वसन क्रिया क्या होता है, तो बोल हमारे भोजन में जो मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में ब्रेक होता है और फिर ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ संयोग करके एनर्जी प्रोवाइड होता है, उसी को हम लोग रिस्पायर बोलते हैं। इसमें भी केमिकल रिएक्शन हुआ ना। इसमें क्या होता है, हम लोग जो भोजन खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पहले क्या होता है, ग्लूकोज में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में टूटता है, ब्रेक होता है, फिर ये ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके हमारे शरीर में क्या होता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है। तो ये भी क्या हो गया आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। अब अगला हमारे टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, यानी रासायनिक समीकरण के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है, वो देखेंगे। तो पहला जो इसका गुण है वो है आपका ओरिजिन ऑफ गैस, यानी गैस की उत्पत्ति। अब बहुत सारा केमिकल रिएक्शन देखा जिसमें गैस की उत्पत्ति होती है, जैसे जिंक को जब हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ZnCl मिलता है प्लस H2 गैस मिलता है यानी हाइड्रोजन गैस। साथ ही जब सोडियम कार्बोनेट को आप जब HCl के साथ करिएगा, HCl मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आपको एक्वा सोल्यूशन के रूप में होता है, ठीक है। तो ये NaCl बनाता है, NaCl तो जानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, नमक। और प्लस CO2 गैस बनाता है। साथ ही जिंक को जब हम लोग H2SO4 के साथ करते हैं यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये इसमें सभी इक्वेशन हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस की क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इसमें, हाइड्रोजन गैस इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या बाहर निकल रहा है। तो ये हो गया आपका पहला चीज़। फिर दूसरा बोल रहा है कि मैकिंग ऑफ सॉलिड क्रिस्टल, यानी अवक्षेप का बनना। बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें अवक्षेप बनता है, जैसे देखिए सोडियम क्लोरीन
सोडियम क्लोराइड को यानी साधारण नमक को जब हम लोग यहाँ सोडियम क्लोराइड मतलब एक्वा हो गया। सोडियम क्लोराइड को जब AgNO3 के साथ यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को AgCl का सॉलिड क्रिस्टल मिलता है, यानी यही अपक्षेप मिलता है, प्लस NaNO3 मिलता है। तो यही जो AgCl मिला ना, यही इस अपक्षेप कहलाता है। इसको हम लोग वाइट क्रिस्टल भी बोला जाता है, जिसको सफ़ेद क्रिस्टल बोलते हैं, है ना। उसी तरह से बेरियम, दूसरा देखते एग्जाम्पल, बेरियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट के साथ करते हैं रिएक्शन तो बेरियम सल्फेट प्लस HCl मिलता है, यानी यहाँ पे बेरियम सल्फेट का क्या मिलता है, हमारा वाइट क्रिस्टल, यानी यही सफ़ेद अपक्षेप प्राप्त होता है। तो एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, यानी केमिकल रिएक्शन की दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अपक्षेप का बनना। अब तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कलर चेंज, यानी रंग में परिवर्तन। बहुत सारा ऐसा अपने रिएक्शन देखा हो जिसमें क्या होता है, रिएक्शन के पश्चात उसका कलर बदल जाता है। जैसे बोल रहा है द कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन इज ऑरेंज, है ना, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन का शुरू में जो कलर होता है वो कैसा होता है, ऑरेंज होता है। लेकिन इफ़ इट इज रिएक्टेड विथ सल्फर, जब इसको सल्फर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, रिएक्टेड विथ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करवाया, तब उसका कलर क्या हो जाता है, ये ऑरेंज का कलर जो है वो चेंज होकर कैसा बन जाता है, ग्रीन में, यानी ऑरेंज कलर बदल के ग्रीन हो जाता है, तो कलर में चेंज हुआ। उसी तरह से बोल रहा है द कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसको हम लोग KMnO4 बोलते हैं, इसको लाल दवा भी बोला जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट को। तो जब इसका जो शुरू में कलर होता है वो वायलेट होता है, लेकिन जब इफ़ इट इज रिएक्ट विथ सिट्रिक एसिड, यानी जब इसको सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब इसका जो है वो वायलेट कलर जो क्या होता है वो लेफ्ट कर जाता है, यानी गायब हो जाता है। तो हुआ ना कलर परिवर्तन। तो ये आपका तीसरा इसका प्रॉपर्टीज़ हो गया कलर में परिवर्तन। अब आगे चौथा इसका प्रॉपर्टीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में चेंज होता है। अब देखिए इसमें दो तरह का आपको चीज़ देख पढ़ना पड़ेगा, चेंज कैसे चेंज होता है। तो एक होता है इंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक जिसको हिंदी में उष्मा छवि बोलते हैं, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें उष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है, उष्मा शोषी, ये हो गया आपका उष्मा छवि, यानी इंडोथर्मिक, यानी उष्मा शोषी। इसमें क्या होता है, उष्मा का ये उष्मा का सूखा जाता है, इसमें उष्मा क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब आप लोग अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस हाइड्रोजन बनता है। तो यहाँ पे अमोनिया जो बनता है ना, ये एनर्जी को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो इसलिए इसको यहाँ पे एनर्जी ऑब्जर्व किया तो इसको हम लोग बोलेंगे इंडोथर्मिक। जबकि एक्सोथर्मिक क्या होता है, तो इसमें उष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। जैसे देखिए अब उष्मा को अंदर लेने का मतलब ये एरो साइन से समझिए, अगर एरो का जो साइन है वो नीचे की ओर रहेगा तो मतलब क्या होगा, उष्मा का अवशोषण हो रहा है। जबकि उस एक्सोथर्मिक क्या हो गया, उष्मा छेपी, इसमें उष्मा का बाहर निकलना। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जब H2O यानी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होता है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, एनर्जी यहाँ पे बाहर निकल रहा है। तो ये एरो का साइन जब ऊपर की ओर रहेगा तो एनर्जी क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्या हो गया, तो जिसमें एनर्जी बाहर निकलता है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। जबकि एंडोथर्मिक क्या होगा, जिसमें एनर्जी लिया जाता है यानी ऑब्जर्व किया जाता है। आगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है चेंज इन स्टेट, यानी अवस्था में परिवर्तन। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे बोल रहा है सम सब्सटेंस चेंज देयर स्टेट आफ्टर रिएक्शन, बहुत सारा ऐसे सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के बाद अपना स्टेट क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे H2O क्या होता है, गैस होता है, O2 क्या होता है, गैस होता है। जब आप इसको रिएक्शन करवाइएगा तो क्या मिलेगा, H2O क्या होता है, वाटर। तो अब स्टेट तो ये अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं, गैस था, ये गैस था, मिला तो फिर क्या बन गया, वाटर बन गया, लिक्विड बन गया। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक सॉलिड होता है, जब इसको हीट देते हैं हम लोग तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। उसी तरह से कैंडल कैंडल जो मोमबत्ती होता है वो सॉलिड होता है, जब इसको हम लोग हीट देते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O बनता है, यानी गैस में बदल जाता है और लिक्विड में बदल जाता है। उसी तरह से हाइड्रोजन गैस को जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेंगे तो 2HCl बनता है। देखिए कितना बदल गया,
ये हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन भी गैस है। जब बना HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या बोले, एसिड। एसिड क्या होता है, एक्वा सोल्यूशन होता है ना, वाटर के साथ इसका सोल्यूशन होता है। फिर उसी तरह से कार्बन को जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि क्या है, गैस है। तो हुआ ना, कार्बन सॉलिड हुआ, ऑक्सीजन गैस है, जब रिएक्शन किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गया, है ना। CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आगे एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि हम लोग जानते हैं साधारण नमक उसी को बोला जाता है, सॉलिड होता है, साथ साथ H2O बनाता है गैस। तो हुआ ना, देख रहे हैं सब में स्टेट परिवर्तन हुआ, इन सब की अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो ये हमारा कुछ 5 जो है क्या था, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया केमिकल रिएक्शंस का, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या चीज़ें को रिवीजन कर लेते हैं। पहला था गैस की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ गैस, इसमें गैस क्या होता है, बाहर निकलता है। दूसरा था मेकिंग ऑफ सॉलिड क्रिस्टल यानी अवक्षेप का बनना। तीसरा था कलर चेंज यानी रंग में परिवर्तन। चौथा है हम लोग का चेंज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर में चेंज होने से क्या होता है, रिएक्शन के बाद टेम्परेचर में चेंज होता है। इसमें हम लोग 2 तरह के पढ़े, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक इसमें क्या है, तो आपका एनर्जी का अवशोषण होना यानी ऑब्जर्व होना, जबकि एक्सोथर्मिक क्या हो गया, एनर्जी का बाहर निकलना यानी प्रोड्यूस होना। बस लास्ट था हम लोग का चेंज इन स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन। अब आगे हम लोग का जो टॉपिक है वो है, नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, तो देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो बोल रहा है कि इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है, तो वो केमिकल रिएक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का क्या होता है, एक तरीका होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल रिएक्शन को लिखने का सिंपलेस्ट फॉर्म एक तरीका होता है या फिर प्रोसेस कह लीजिए। फिर दूसरा चीज़ बोल रहा है, इन केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट राइट इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो एंड प्रोडक्ट राइट इन अर्जेंट। ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशंस लिखने का ये सब तरीका है। ठीक है, केमिकल कैसे लिखते हैं, तो केमिकल इक्वेशन लिखने में क्या कहा जाता है कि रिएक्टेंट जानते हैं ना, जो एरो के पहले जो होता है यानी एरो के लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और एरो के राइट साइड वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे देखिए ये समझिए, ये आपका क्या हो गया, ये एरो हुआ, एरो से लेफ्ट साइड है तो इसको बोलेंगे रिएक्टेंट, एरो के राइट साइड है इसको प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये दूसरा इसका प्रॉपर्टी है। तीसरा कहता है केमिकल रिएक्शन में, इन केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट राइट इन अ सिंबल और मॉलिक्यूल और फॉर्मूला। अब देखिए केमिकल रिएक्शन में जो है वो आपको रिएक्टेंट किस फॉर्म में हो सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट आपको सिंपल में भी हो सकता है, रिएक्टेंट जो है वो आपको क्या होगा, सिंपल्स में भी हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल्स फार्मूला में हो सकता है। ठीक है, अब साथ ही ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए है। ठीक है, और फिर बोला है कि वी यूज प्लस साइन बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच क्या होना चाहिए, सॉरी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच साइन। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट के बीच प्लस साइन, प्रोडक्ट के बीच साइन। लेकिन ये सब में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए किसी में अगर एक ही रिएक्टेंट है तो इसमें प्लस साइन का जरूरत नहीं होगा। जिसमें अगर मान लीजिए 2 रिएक्टेंट मिल रहा है तब उसमें हम लोग प्लस साइन यूज करेंगे। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट बन रहा है तब प्लस साइन यूज करेंगे। अब आगे हम लोग टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए बोले इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन the number of atoms of each element of reactant is equal to the number of atoms of each element of product। यानी कि केमिकल इक्वेशन जिसमें अगर रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट में जितना नंबर में एटम्स है उतना ही नंबर में प्रोडक्ट में एटम्स हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। जैसे देखिए इसको समझना है, जैसे H2 प्लस Cl2 रिएक्शन किया तो 2HCl बना। तो देखिए H2 में यहाँ पे एटम्स कितना है, नंबर ऑफ एटम्स अगर हाइड्रोजन में देखें तो कितना है, 2। या इसको LHS मान लीजिए, यानी एरो से पहले वाले LHS हो गया, एरो के बाद RHS हो गया। तो पहले LHS में बात करते हैं, LHS में देखते हैं हाइड्रोजन में एटम्स कितना है, 2। क्लोरीन में एटम्स कितना है, 2। अब RHS की बात करते हैं तो RHS में हाइड्रोजन में एटम्स कितना है, 2। क्लोरीन में एटम्स कितना है, 2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जितना
एटम्स हाइड्रोजन के एलएचएस में है उतना ही एटम्स हाइड्रोजन के आरएचएस में है। फिर साथ ही जितना एटम्स क्लोरीन के एलएचएस में है उतना ही एटम्स क्लोरीन के आरएचएस में है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दोनों साइड जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वल है नंबर ऑफ एटम्स, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। साथ ही और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो 2H2 बना है ना, यानी वाटर। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो गया LHS, तो LHS में, और ये हो गया RHS, ठीक है। इसको हम लोग बोल दिए LHS, इसको बोल दिए RHS, ठीक है। तो LHS में देखेंगे हाइड्रोजन में एटम्स, तो LHS में हाइड्रोजन में एटम्स कितना है, 2 और 2 यहाँ पे, तो 2 2 ना 4, तो हाइड्रोजन का 4 हो गया। अब ऑक्सीजन का देखेंगे तो 2 है, तो ऑक्सीजन का 2। अब RHS में आएंगे, RHS में देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 2 2 ना 4, तो और ऑक्सीजन देखते हैं 2। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन LHS इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन RHS इक्वल है। इसी तरह से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन RHS इक्वल है, तो इसलिए ये भी क्या होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन। इस तरह से एक और देख लीजिए, मैग्नीशियम को जब HCl के साथ करवाएं तो मैग्नीशियम क्लोराइड +2 बना, उसी तरह से देख लेंगे। अब LHS में देखेंगे तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, अब देखिए यहाँ पे पहले ये देखें कितना एटम्स है, एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, 3 एटम्स है, तो इसको पहले लिख लिए। अब पहले देखेंगे मैग्नीशियम में एटम्स कितना है, तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। फिर हाइड्रोजन में देखेंगे, हाइड्रोजन में कितना है, इसके आगे 2 लगा हुआ है तो 2 है। फिर क्लोरीन में भी कितना है, 2, क्योंकि देखिए 2 सबके साथ है, आगे लगा रहेगा मतलब सबके साथ, लेकिन नीचे रहेगा तो सिर्फ 1 के साथ, तो इसलिए 2 2 हो गया। अब RHS में चलते हैं, RHS में चलेंगे तो मैग्नीशियम के साथ भी 1, क्लोरीन के साथ 2, और हाइड्रोजन के साथ भी 2। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि तीनों एटम्स जो है वो जितना LHS में उतना ही RHS में है, तो इसलिए भी क्या हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन। और आगे फिर देखते हैं अब अनबैलेंस्ड इक्वेशन है ना, यानी असंतुलित समीकरण। तो असंतुलित क्या हो गया, तो उसी में बस क्या कर देना है, केमिकल इक्वेशन, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू, बस यही याद रखें, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या बनता है, H2O बनेगा। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एटम्स, अगर LHS में हाइड्रोजन देखते हैं तो 2 है, जबकि ऑक्सीजन में भी 2 है, लेकिन RHS में देखते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स है हाइड्रोजन कितना, 2, ठीक है, ऑक्सीजन कितना, 1, तो क्या सही है, इक्वल है। देखिए हाइड्रोजन का तो दोनों साइड RHS LHS इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन का इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी तरह से हाइड्रोजन को जब क्लोरीन के साथ करवाएं तो HCl बना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में LHS में 2, क्लोरीन में भी 2। अब इसमें चलते प्रोडक्ट में, तो RHS में हाइड्रोजन 1, क्लोरीन का 1, तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं, इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल, इसलिए ये भी अनबैलेंस्ड हो गया। उसी तरह से इसका देखते हैं, सोडियम को जब 3CuSO4 के साथ करते हैं रिएक्शन तो 2Na SO4 + Cu बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले देख लें कितना एलिमेंट्स है, एक सोडियम हो गया, एक कॉपर हो गया, एक सल्फर हो गया, एक ऑक्सीजन हो गई, यानी 4 हमारे यहाँ पे क्या एलिमेंट्स है। तो चारों एलिमेंट्स पहले लिख लेंगे, फिर LHS, फिर RHS काउंट करेंगे। तो सोडियम में LHS में देख रहे हैं 1, कॉपर में 3, इस सल्फर में भी 3, क्योंकि देखिए बोलता है ना आगे में जो लगा रहेगा वो सबके साथ होता है। फिर ऑक्सीजन का देखेंगे तो देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 3 12, तो यानी लेफ्ट साइड में सभी में आ गया इतना। अब RHS में चलते हैं, RHS में देखते हैं तो सोडियम के साथ 2, सल्फर के साथ भी 2, सल्फर के साथ कितना होगा, 2 होगा, देखिए ये मिस्टेक हुई, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी कॉपर है ना, कॉपर पहले देख रहे हैं तो कॉपर के साथ 1, ठीक है। अब सल्फर, सल्फर देखिए इधर 2 तो 2। अब ऑक्सीजन देखते हैं तो 4 दूनी 8, तो क्या सही है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 3 है, 2 है, 12 है, नहीं इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड है। वैसे देखिए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ये बहुत सारा उसका इक्वेशंस होता है, तो इस पर तो उतना नहीं, वैसे कुछ ही दिया हुआ है जो बुक्स में है। आपको इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे एक बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, ठीक है। तो उसमें हम लोग पूरा बढ़िया से देखें बहुत अच्छे से, और भी
ठीक है, तो आज इतना ही तक रखते हैं। थैंक यू।